हेलो दोस्तों, स्याही स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पूर्वज किसी जमाने में बहुत धनवान थे। पक्का तालाब और मंदिर उन्हीं की निशानी थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी की जगह अब एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर मांस तो ना था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त कोई न कोई बर्तन लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद वकीलों को दे दी थी और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से ज्यादा ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकांत सिंह था। उसने बहुत मेहनत के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना। वो भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध नाश्ते में पी जाता था। श्रीकांत उससे बिल्कुल उल्टे थे। इन शारीरिक खूबियों को उन्होंने बीए की डिग्री पर कुर्बान कर दिया था। इसी पढ़ाई ने उनके सीने की चौड़ाई और चेहरे की चमक छीन ली थी। वे अब अपना खाली वक्त आयुर्वेद की किताबों में बिताते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर उनका बहुत विश्वास था। सुबह शाम उनके कमरे से अक्सर खरल में दवा कूटने की आवाज़ें आती रहती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से उनकी बहुत चिट्ठी पत्री रहती थी। श्रीकांत इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी रहन सहन के दीवाने न थे, बल्कि इसके उलट वो अक्सर उसकी कड़ी निंदा किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शामिल होते। पुराने रस्म व रिवाज के उनसे बड़े समर्थक कम ही होंगे। खासकर संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली के वो ज़बरदस्त हिमायती थे। आजकल बहुओं को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में जो परेशानी होती है, उसे वो देश और समाज के लिए बहुत बुरा मानते थे। यही वजह थी कि गांव की औरतें उन्हें पसंद नहीं करती थीं। खुद उनकी बीवी उनसे इस बात पर अक्सर बहस करती थी। इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर से नफरत थी, बल्कि उसका मानना था कि अगर सब सहने के बाद भी परिवार के साथ गुजारा ना हो तो रोज़-रोज़ के झगड़ों से ज़िंदगी खराब करने के बजाय अलग रहना ही बेहतर है। आनंदी एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 सिपाही, बग्घी, बहलियां, शिकारी कुत्ते, बाज और शानो शौकत का सारा सामान उनके पास था। भूप सिंह नाम था। बड़े खुले दिल के आदमी थे। मगर किस्मत देखिए, एक भी लड़का न था। 7 लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करने का मतलब था अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के कर्जदार हो गए तो आंखें खुलीं। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा सुंदर और समझदार। इसी वजह से भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। वो सोच में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। एक रोज श्रीकांत उनके पास किसी चंदे के लिए रुपए मांगने आए। भूप सिंह उनके तौर तरीकों पर खुश हो गए और आनंदी की शादी धूमधाम से श्रीकांत से हो गई। आनंदी जब अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन चीज़ों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहाँ नामो निशान न था। हाथी घोड़ों की बात तो दूर, कोई सजी हुई बग्घी भी न थी। रेशमी चप्पलें साथ लाई थीं, मगर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं। ये एक सीधा साधा देहाती मकान था, मगर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में खुद को इस तरह ढाल लिया जैसे उसने कभी अमीरी देखी ही ना हो। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 बतखें लेकर आए और भाभी से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनका इंतजार कर रही थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा ना था। वो बड़े घर की बेटी थी, कंजूसी अभी सीखी न थी। उसने सारा घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, उसी तरह भूख से परेशान इंसान जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भाभी का इस तरह जवाब देना बहुत बुरा लगा। वो तमतमा कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदियां बहती हों। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं।
लाल बिहारी जल भुन गया। उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा लाल हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा गेते। अब इस उजड़ नौजवान से बर्दाश्त ना हो सका। उसने अपनी कठोर लकड़ी की खड़ाऊं उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके घमंड कर बोल रही हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी। सिर तो बच गया मगर उंगली में गहरी चोट आई। गुस्से के मारे कांपती हुई वो अपने कमरे में चली गई। औरत का जोर और हौसला उसके पति से होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकांत हर शनिवार को घर आते थे। ये गुरुवार की घटना थी। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ खाया पिया नहीं। वो उनकी राह देखती रही। शनिवार शाम को वो आए और बाहर बैठकर दुनिया जहान की बातें करने लगे। रात 10 बजे तक यही चलता रहा। आनंदी ने ये घंटे बड़ी बेचैनी में काटे। जब खाना खाकर सब चले गए तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि जुबान संभाल कर बात किया करें, वरना नेहक एकदम खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों को पलट कर जवाब दें। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई नौकर चाकर नहीं है। श्रीकांत, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ नहीं, ऐसे ही उलझ पड़ी। मायके के सामने हमें तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकांत खाना खाकर आनंदी के पास गए। वो भी गुस्से में भरी बैठी थीं। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकांत बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या बवाल मचा रखा है? आनंदी झुंझला गई, बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकांत, इतना तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत खराब है, वरना एक गंवार लड़का जिसे चपरासी बनने की तमीज नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर यूं अकड़ता फिरता है। मैं बोटियां निचवा लेती, इस पर तुम पूछते हो कि घर में बवाल क्यों मचा रखा है? श्रीकांत की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक नौबत पहुंच गई, ये लड़का तो बड़ा बदमाश निकला। आनंदी रोने लगी। औरतों के आंसू मर्दों के गुस्से में घी का काम करते हैं। श्रीकांत बड़े शांत स्वभाव के थे, मगर आज आनंदी के आंसुओं ने जहर का काम किया। सुबह होते ही वो अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा गुजारा इस घर में ना होगा। बेनी माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकांत, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है। आपके घर में अब बदतमीजी होती है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर जूते और खड़ाऊं फेंके जाते हैं। बात सह सकता हूँ मगर लात घूंसे नहीं। बेनी माधव, बेटा तुम समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हो, औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। श्रीकांत, मैं जानता हूँ, मगर जिस औरत की इज्जत का जिम्मेदार मैं हूँ उसके साथ ऐसी क्रूरता मैं नहीं सह सकता। मैं खुद पर बहुत काबू रखे हूँ कि लाल बिहारी की पिटाई नहीं कर रहा। बेनी माधव भी गर्म हो गए। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, तुम उसके कान पकड़ो मगर घर मत तोड़ो। श्रीकांत, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। इसी समय गांव के कई लोग हुक्का पीने आ बैठे। जिन्हें इस परिवार से जलन थी वो खुश हो गए कि आज घर में फूट पड़ रही है। बेनी माधव समझ गए कि ये लोग तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज नर्म करते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो मन चाहे करो, लड़के से गलती हो गई। मगर श्रीकांत न समझे। वो बोले, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। या तो वही रहेगा या मैं, मेरा यही आखिरी फैसला है। लाल बिहारी दरवाजे पर खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था। श्रीकांत भी उससे बहुत प्यार करते थे। ऐसे भाई के मुंह से नफरत की बातें सुनकर लाल बिहारी फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा था। वो रोता हुआ आनंदी के दरवाजे पर आया और बोला, भाभी, भैया ने फैसला किया है कि वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ करना। जब लाल बिहारी आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था उसी वक्त श्रीकांत भी आए। भाई को देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और किनारा करके निकल गए। आनंदी ने शिकायत तो की थी मगर अब पछता रही थी। उसका गुस्सा उतर चुका था। जब उसने लाल बिहारी को रोते हुए ये कहते सुना कि वो घर छोड़कर जा रहा है तो उसका दिल पिघल गया। वो भी रोने लगी। आनंदी ने श्रीकांत से कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, अंदर बुला लो। मेरी जबान को आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? श्रीकांत, मैंने ही बुलाने का। इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह देना, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। लाल बिहारी तेजी से बाहर जाने लगा। अचानक आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा,
मुझे जाने दो, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया के दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आनंदी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। अब श्रीकांत का दिल भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी न कहना कि मेरा मुंह नहीं देखोगे। श्रीकांत ने कांपती आवाज में कहा, लल्लू, इन बातों को भूल जाओ, भगवान चाहेगा तो अब कभी ऐसा नहीं होगा। बेनी माधव सिंह ये सब देख रहे थे, खुश होकर बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी ये सुना, उसने आनंदी की बड़ाई करते हुए यही कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।